हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर विराम चिन्ह। उससे पहले आपको एक एक्टिविटी करनी है। तो बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गोपाल दास नीरज, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, शिव मंगल सिंह सुमन, सुदामा पांडे धूमिल, इन सभी रचनाकारों के उपनाम को आपको पहचानना है और सही जगह पर इनका उदाहरण चिन्ह लगाना है। तो बच्चों, विराम शब्द का मतलब होता है रुकना। तो हम जब बोलते हैं तो बीच बीच में अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए या समझाने के लिए क्षण भर के लिए रुकते हैं और आगे बोलने लगते हैं। इसी तरह से जब हम लिखते हैं तो अपने भावों को या विचार को स्पष्ट रूप में बताने के लिए रुक रुक कर उस बात के अंश को स्पष्ट करने के लिए हम क्षण भर के लिए या कुछ ज्यादा समय के लिए भी रुक सकते हैं। तो इन रुकने को लिखित भाषा में संकेत करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उन विशेष चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। लिखित भाषा में रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि रोको मत, कॉमा, जाने दो, बोलो मत, कॉमा, चुप रहो। तो अगर हम कॉमा को की जगह बदल दें तो इन वाक्यों का अर्थ ही बदल जाता है। तो इसलिए अलग अलग भावों को या अर्थ को बताने के लिए विराम चिन्ह अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पर कुछ प्रमुख विराम चिन्हों के नाम और उनके रूप और प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पूर्ण विराम। तो इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक और विस्मयादिवाचक वाक्यों को छोड़कर बाकी सभी वाक्यों के लिए किया जाता है। जैसे आज बाजार बंद है, पूर्ण विराम। आराध्या विद्यालय गई, पूर्ण विराम। इसके बाद ये हमारा वाक्य का पूरा होने पर हम इस निशान को लगाते हैं। इसके बाद अल्प विराम होता है जिसे हम कॉमा बोलते हैं। तो ये किसी सेंटेंस के बीच में जब हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होता है तो हम इसको लगाते हैं। जैसे मैं, सिद्धार्थ, करण और अंकुश सब मिलकर जाएंगे तो यहाँ पर कॉमा लगाया है। इसके बाद अर्ध विराम होता है जिसे कॉमा के ऊपर एक बिंदी लगी होती है। तो वाक्य के बीच में एक बात पूरी हो जाने पर जहाँ थोड़ा रुकना होता है तो वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, प्रकृति ने हमें यह दिया है। फिर प्रश्नवाचक, जब वाक्य के द्वारा प्रश्न पूछा जाए तो हम पूर्ण विराम की जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं वाक्य के अंत में। जैसे तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया। इसके बाद विस्मयादिबोधक, एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको बोलते हैं। तो इसका प्रयोग हम करते हैं जब खुशी हो, शोक हो, घृणा हो, विस्मय हो। तो इन भावों को व्यक्त करने के लिए इन शब्दों के बाद में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे संबोधन के लिए भी हम यही चिन्ह प्रयोग करते हैं। जैसे अरे, विस्मयादिबोधक, क्या बात है, तुम तो बहुत सुंदर लग रही। इसके बाद निर्देशक, ये चिन्ह योजक से थोड़ा बड़ा होता है और इसका प्रयोग जब हम डायलॉग, संवाद बोलते हैं तो उनके नाम के बाद या किसी की जब चीज की व्याख्या लिखनी होती है तब करते हैं। उदाहरण चिन्ह, जिसे हम इन्वर्टेड कॉमर्स बोलते हैं। तो दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग उस समय करते हैं जब किसी बात को ज्यों का त्यों हमें लिखना होता है। और इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग जब करते हैं जब किसी के उपनाम या किताब के नाम में किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ये इसका उपनाम है। इसके बाद कोष्ठक यानी ब्रैकेट। तो किसी बात का स्पष्टीकरण या भेद बताने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह दूरदर्शी, ब्रैकेट में दूरदर्शी का मतलब लिखा, दूर की सोचने वाला। लता मंगेशकर भारत की कोकिला, ब्रैकेट में यानी गीत गाने वाली है। इसके बाद लाघव चिन्ह। तो किसी शब्द को जब संक्षिप्त रूप में लिखना होता है तब हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पंडित को शॉर्ट में लिखना है तो पंड के बाद लाघव चिन्ह लगाएंगे। योजक, इसका प्रयोग उन दो शब्दों के बीच में किया जाता है जो किसी संबंध के कारण एक साथ आते हैं। समस्त पद समास में जो प्रयुक्त होते हैं। युग्म शब्द या उपमेय और उपमान के बीच में आपसी संबंध दिखाने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि पाप पुण्य, माता पिता, भाई बहन, उठते बैठते। इसके बाद त्रुटि पूरक चिन्ह। तो लिखते समय शेष या छूटे हुए अंश को जहां आना चाहिए उनके बीच में नीचे त्रुटि पूरक चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। देश महात्मा गांधी का सदा, और आभारी हमें बीच में ऐड करना है तो ऊपर ये इस तरह का निशान लगाकर हम इसको लिख सकते हैं।
थैंक यू।